देश का सबसे अच्छा दिमाग किसी भी क्लासरूम के पीछे वाले बेंच पर मिल सकता है। और अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना होगा। किसी भी क्लास में एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान यह है कि वो स्टूडेंट अपने शिक्षकों से क्वेश्चन पूछे। तो वेलकम दोस्तों, इन सारे कोर्स से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं। तो आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं न हिंदू और न मुस्लिम बल्कि एक सच्चे हिंदुस्तानी की, जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। तो आइए गाइस, आज के इस क्लास में हम एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना होगा कि एपीजे का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गाइस, एपीजे का फुल फॉर्म होता है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। जैनुल आबदीन उनके पापा का नाम या यूं कहें अब्बू का नाम था और उनकी मम्मी का नाम यासिम्मा था। वो एक्चुअली तब इंडिया के तमिलनाडु के एक छोटे से जगह रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में जन्म लिए थे। एक्चुअली उनके फैमिली में 4 भाई भी थे और एक बहन भी थी। वैसे तो वे लोग रामेश्वरम में मस्जिद स्ट्रीट, जो मस्जिद रोड है, वहां पे अपने पुराने घर में रहा करते थे। इनका बचपन बड़े अभाव में बीता है दोस्तों। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि अब्दुल कलाम जी जो है वो बचपन में न्यूज़पेपर बेचा करते थे, लेकिन न्यूज़पेपर से पहले शायद आपको पता नहीं होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर 1939, तो उस समय एपीजे अब्दुल कलाम मेयरली 8 इयर्स ओल्ड थे, 8 साल के ही थे। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो सडनली इमली के दानों का, टमराइट सीड्स, इसका डिमांड बढ़ गया। एपीजे अब्दुल कलाम टमराइट सीड्स जो होते हैं, इमली के दाने, तो उसको कलेक्ट करके रोज बेचा करते थे और हर दिन वो 1 आना कमा लिया करते थे और इस तरह से अपने वो चाइल्डहुड में अपनी फैमिली को सरवाइव करते थे, थोड़ा बहुत वो हेल्प करते थे। जब रामेश्वरम में एक रेलवे स्टेशन बना तो रेलवे के थ्रू वहां पे न्यूज़पेपर भी आया करता था दोस्तों। तो एपीजे अब्दुल कलाम की एक कजिन थे जिनका नाम है शमशुद्दीन, और वो शमशुद्दीन जो थे वो न्यूज़पेपर का काम करते थे और उसी में अब्दुल कलाम उनका साथ दिया करते थे। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर भी डील किया करते थे और इस तरह से उन्होंने अपने बचपन को गुजारा है। उनके बचपन की एजुकेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब्दुल कलाम सिर्फ एक एरो साइंटिस्ट ही नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे लीडर भी थे। हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एपीजे अब्दुल कलाम फ्रॉम 2002 से लेकर 2007 तक रहे हैं। शायद आपको पता होगा कि अब्दुल कलाम एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं। अक्सर क्लास 9th के बच्चों को, क्लास 8th के बच्चों को और जो भी सब्जेक्टिव बच्चे होते हैं उनको या तो एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ को पढ़ना होता है या फिर जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसके कोई एक चैप्टर को स्टडी करना होता है। अगर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के स्कूलिंग का दोस्तों, तो वो एलिमेंट्री स्कूल रामेश्वरम में पढ़ाई करते थे और उस एलिमेंट्री स्कूल में सिर्फ वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके 3 और भी दोस्त थे। उन तीनों दोस्त कुछ इस प्रकार से हैं: रामानंद शास्त्री, दूसरा है अरविंदन और तीसरे हैं शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री जो थे वो रामेश्वरम के जो मुख्य पुजारी हैं रामेश्वरम मंदिर के,
उसके बेटे थे वो, और आगे चलकर वो अपने पापा के प्रोफेशन दैट मीन्स पूजा पाठ उस चीज को कर लिए। इसके बाद जो दूसरे दोस्त हैं दोस्तों, अरविंदम, ये अपने रामेश्वरम में जितने टूरिस्ट लोग आते हैं तो उसका टूर एंड ट्रेवल्स का इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर लिया और उसी का बिजनेस किया। इनके जो तीसरे दोस्त हैं शिव प्रकाशन, इन्होंने जब वहां पे रेलवे आ गई थी तो रेलवे में इन्होंने कैटरिंग का काम शुरू कर दिया फ्यूचर में। लेकिन इनकी बचपन की क्लासेस और एजुकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। एक्चुअली जो रामानंद शास्त्री हैं और एपीजे अब्दुल कलाम हैं, तो ये दोनों अपने क्लास के फर्स्ट बेंच में आसपास ही बैठा करते थे। एक बार जब रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में एक नए टीचर आए तो इन्होंने देखा कि रामानंद शास्त्री जो कि टीका लगाए हुए हैं और एक्चुअली ब्राह्मण के बच्चे जैसे होते हैं उसकी पूरी वेशभूषा में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब बगल में बैठे हुए हैं जो कि मुस्लिम हैट टोपी लगाए हुए, कैप लगाए हुए हैं। उन्हें ये बड़ा अटपटा लगा और उन्होंने उस टाइम कहा कि कलाम आप पीछे वाले बेंच में जाकर बैठ जाओ। सर के बात को तो मानना ही था। जब वो जाकर पीछे वाले बेंच में बैठ गए तो इनके जो भी फ्रेंड्स इनके साथ पढ़ते थे वो सारे रोने लगे दोस्तों। और ये बात जब घर जाकर उन्होंने बताई तो उनके पेरेंट्स लक्ष्मण शास्त्री और दूसरे लोग आकर टीचर को काफी बोले और समझाए भी कि बच्चों के बीच ऐसे जातिवाद का जहर नहीं घोलना चाहिए, और बाद में टीचर्स ने बच्चों से माफी भी मांगी। चूंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सारे बुक्स भी लिखा है और उनमें से जो उनका एक बहुत ही खास किताब है उसका नाम है विक्स ऑफ फायर। और विक्स ऑफ फायर में वो एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बचपन की स्कूलिंग बिताई थी दोस्तों। एक बार वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में एक साइंस के टीचर आए हुए थे और जिस टीचर का नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर। शिव सुब्रमण्य अय्यर साइंस के टीचर थे और उनकी जो वाइफ थी वो जाति प्रथा को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। लेकिन जो साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, ये एक्चुअली हिंदू मुस्लिम सबको एक करके देखते थे और सब में एकता बनाना चाहते थे। इसीलिए घंटों बात किया करते थे एपीजे अब्दुल कलाम से। और इन्होंने एक बार अपने घर भी बुला लिया इन्हें लंच पे खाना खाने के लिए। जब वो घर गए तो इनकी वाइफ ने उन्हें बहुत सुनाया कि ये तो मुस्लिम बच्चा है, इसको मैं कैसे खाना खिला सकती हूँ, मेरा किचन अपवित्र हो जाएगा, मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। लेकिन हम जो साइंस के टीचर थे उन्हें किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा। उन्होंने अपने हाथों से इनको भोजन करवाया और कहा कि आप अगले वीक फिर से आइएगा हमारे यहाँ भोजन पे। कलाम ऐसे महान शिक्षक को देखकर दंग थे। जब विश्वास दिल में हो दोस्तों तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। जब अगली बार एपीजे अब्दुल कलाम इनके घर आए ना तो हमारे शिव सुब्रमण्य अय्यर की जो वाइफ थी उन्होंने खुद इस बच्चे को पकड़कर घर के अंदर लाया, किचन में बैठाकर अपने हाथों से परोस कर खिलाया। ये बातें बड़ी अच्छी तरह से कलाम साहब अपनी बुक विंग्स ऑफ फायर में एक्सप्रेस करते हैं। जब आजादी हमें मिल गई दोस्तों तो कलाम ने भी अपने पापा से कहा कि मुझे भी बाहर जाने का मौका दिया जाए, मैं भी कुछ पढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। कलाम के पापा ने इनकी मम्मी को, अपनी वाइफ को समझाया कि बच्चों को तो हम जन्म दे सकते हैं लेकिन उनका किस्मत वो खुद लिखेंगे। और इसके बाद ये अपने गांव से बाहर आ गए। कुछ दिनों की स्टडी तो इन्होंने रामनाथपुरम में किया, फिजिक्स की स्टडी करी और बाद में ये चेन्नई, मद्रास में इंजीनियरिंग करने के लिए चले गए और इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी। आफ्टर इंजीनियरिंग दोस्तों ये एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे और इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करने को मिला। एक बार तो वो कहते हैं कि जो इनके डीन थे
यूनिवर्सिटी के डीन जो थे उनको प्रेशर दे दिए कि जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है 3 दिन के अंदर आपको कंप्लीट कर देना है। और दिन रात एक करके एपीजे अब्दुल कलाम ने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और समय से पहले उसे परफॉर्म किया। ऐसे थे हमारे कलाम साहब। बाद में वो डीन बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए उनसे, और उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका भी मिला। हम सबको पता है कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब इसरो, जो हमारा इंडिया का अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसरो, वहां पे भी इन्होंने काम किया है और उसमें भी इन्होंने डायरेक्शन दी है। ये नासा के साइंटिस्ट से भी जाकर मिले कि वहां कैसे काम किया जाता है, और बाद में ये दूसरे फील्ड में भी, जैसे उन्होंने काम किया मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स में दोस्तों, और वहां पे इन्होंने मिसाइल बनाने के सारे टेक्निक्स लोगों को बताए, और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है दोस्तों। इन्होंने बहुत सारे ऐसे मशीन्स का इन्वेंशन किया और उसको ये डिजाइन किए, बनाए, जिसमें से अग्नि है और पृथ्वी है, और इन्होंने पोखरण की जो टेस्ट हुए थे इसमें भी ये हेड के रूप में कार्य करते रहे, और अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे इंसान बने, एक अच्छे साइंटिस्ट के साथ साथ एक समाज सेवी बने जो हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ देखता था। और इसीलिए 2002 में जब बात आती है प्रेसिडेंट बनने की, तो जिस समय ये प्रेसिडेंट बने उस समय रूलिंग पार्टी और जो उसके अपोजिशन में थी, ये दोनों पार्टियों ने मिलकर और इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना। इसीलिए इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। कोई भी इनके अगेंस्ट नहीं थे और इन्होंने 5 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला। दोस्तों, ये सिर्फ एक राइटर ही नहीं थे, एक लीडर ही नहीं थे, एक साइंटिस्ट ही नहीं थे, लेकिन ये बहुत अच्छे फिलोसोफर भी थे। अक्सर ये दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जाया करते थे और बच्चों को इंस्पायर किया करते थे, उन्हें नई नई राह दिखाया करते थे। आखिरी में जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, एक अपनी फिलॉसफी की क्लास IIM शिलोंग में दे रहे थे और अचानक से इनको हार्ट का दौरा पड़ता है, और एक पेनफुल डे 26 जुलाई 2015 का वो दिन आता है जब हमारे महान लीडर और हमारे महान साइंटिस्ट, अच्छे राइटर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। जब ऐसे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं दोस्तों, तो दुनिया को ऐसे लोगों की कमी खलती है।